हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 40 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जब किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है। ए ऑप्शन है परमाणु, बी ऑप्शन है आयन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लिथियम को, बी ऑप्शन है कैल्शियम को, सी ऑप्शन है कॉपर को, डी ऑप्शन है आयरन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है लकड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूर्य में ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओस्टर्ड ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ए ऑप्शन है त्वचा कोशिका, बी ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, सी ऑप्शन है रक्त कोशिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में 40 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अभी तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको सिर्फ बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है पत्तियों के द्वारा, बी ऑप्शन है तने के द्वारा, सी ऑप्शन है फूलों के द्वारा, डी ऑप्शन है बीज के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ नहीं है। ए ऑप्शन है पॉलीथीन, बी ऑप्शन है रबर, सी ऑप्शन है प्लास्टिक की बोतलें, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ नहीं हैं, यानी सड़ने गलने वाले पदार्थ नहीं हैं। तो पॉलीथीन, रबड़ और प्लास्टिक की बोतलें ये सभी जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, यानी सड़ते गलते नहीं हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सीसा तथा टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा तथा टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है पुतली, डी ऑप्शन है आइरिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेटिना कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है शेर, डी ऑप्शन है बकरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उभयलिंगी किसे कहते हैं, तो जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होता है उसे उभयलिंगी कहते हैं। और जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है विस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उपचयन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है। ए ऑप्शन है जल संयोजी उत्तक, बी ऑप्शन है तरल संयोजी उत्तक, सी ऑप्शन है रक्त संयोजी उत्तक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में होता है, इसे आपको याद रखना है। इस वीडियो में विज्ञान के 40 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15
15 नंबर प्रश्न है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है? ए ऑप्शन है गिल्स से, बी ऑप्शन है फेफड़ा से, सी ऑप्शन है त्वचा से, डी ऑप्शन है नाक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है। तो जो केंचुआ होता है ये त्वचा से श्वसन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मछलियां होती हैं ये गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उष्मा का कुचालक है? ए ऑप्शन है लेड, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उष्मा का कुचालक है। तो जो लेड होता है ये उष्मा का कुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस के द्वारा, बी ऑप्शन है अवतल लेंस के द्वारा, सी ऑप्शन है समतल लेंस के द्वारा, डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ए ऑप्शन है चीनी की कमी से, बी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन है रक्त की कमी से, डी ऑप्शन है मोटापा से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मीथेन में कितने सहसंयोजिक बंधन होते हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीथेन में कितने सहसंयोजिक बंधन होते हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। यहाँ पे जो मीथेन होता है इसका 4 सहसंयोजिक बंधन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन में, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो ये अवायवीय श्वसन में बनता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है? ए ऑप्शन है परिवहन, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है। तो उत्सर्जन का कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है? ए ऑप्शन है फ्यूज तार से, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से, सी ऑप्शन है उच्च धारा के प्रवाह से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्यूज तार होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 7 के बराबर, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है। तो क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है। ए ऑप्शन है पानी में, बी ऑप्शन है वायु में, सी ऑप्शन है कांच में, डी ऑप्शन है निर्वात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है। तो निर्वात में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अम्लीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो धातु होते हैं इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है अवतल लेंस को, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस को, सी ऑप्शन है समतल लेंस को, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है समतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है पेट्रोल, डी ऑप्शन है प्रोपेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर के द्वारा, बी ऑप्शन है आमीटर के द्वारा, सी ऑप्शन है दोनों के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो आमीटर के द्वारा मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभवांतर किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। ए ऑप्शन है कोयला,
बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है यानी चालक होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है तांबा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो सोना एक ऐसा धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोना होता है ये सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि लोहा क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा क्या है। तो लोहा एक धातु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है कांच की सिल्ली का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है प्रिज्म का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, तो लाल रंग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C12H22O11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6 होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो क्लोरोफिल का भी आवश्यकता पड़ता है, सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है, और यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता पड़ता है। यानी इनमें से सभी का आवश्यकता पड़ता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल के कारण ही हरी होती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो जाइलम करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है ये पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
यहाँ पे हम आपको 40 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और आपको पता भी लग चुका होगा कि कैसा कैसा प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब आप हमें बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ, और इसमें से जो भी प्रश्न आपका सही नहीं हुआ होगा उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक, बी ऑप्शन है वास्तविक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।